हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है भारत के राष्ट्रपति। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, ये बेसिकली कार्यपालिका चैप्टर कार्यपालिका के अंग हैं और इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहले हमारे यहाँ कार्यपालिका है और इसके हेड के रूप में कार्यपालिका के हेड के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन एक्चुअल हेड कार्यपालिका के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे यहाँ दो स्तरों पे सरकार का गठन होता है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे जो कार्यपालिका के हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पे कार्यपालिका के हेड राज्यपाल होते हैं। तो आज हम इस राष्ट्रपति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इनके विषय में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के बीच में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। इसी को हम क्रम से देख रहे हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52, इसमें है राष्ट्रपति के पद के बारे में, इनके पोस्ट के बारे में बताया गया है। और 53 में है कार्य एवं शक्तियाँ। 54 में है का निर्वाचन। 55 में है निर्वाचन की रीति। 56 में है पदावधि। 57 में है पुनर्निर्वाचन। 58 में है योग्यता। 59 में है शपथ और 59 में है शपथ। एक चीज पुनर्निर्वाचन है, उसके बाद है योग्यता। 59 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। तो इसको हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद में 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा जो कि कार्यपालिका के हेड होंगे। इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 में। 53 पे है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। इनके क्या क्या कार्य हैं, किन किन का चुनाव करना है, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CGI और राज्यों के राज्यपाल, इन सब का चयन करना है। एवं शक्तियाँ जो आपातकाल के संबंध में है और युद्ध के संबंध में है, सेना के हेड के रूप में कार्य करते हैं। ये सब तीनों सेनाओं के हेड के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं। ये सब राष्ट्रपति के कार्य हैं एवं उनकी शक्तियाँ क्या क्या आपातकाल के संबंध में है, क्या युद्ध के संबंध में है, क्या सशस्त्र विद्रोह के संबंध में है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में, ये सब इनकी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में है इनका निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके बाद राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ये सब तीनों इनके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होते हैं। और इसके बाद है निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन की रीति में जो राष्ट्रपति का चयन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि से और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब है
कि जैसे हम लोग लोकसभा का चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में अपना मत खुद देते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। और इसमें है इसके और निर्वाचक की रीति में है, इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात राज्य और जो केंद्र है उसमें के जो भी सदस्य हैं उनकी जो वोट का मान है वो समान रहेगा। चूँकि केंद्र में जो लोकसभा है उसके सदस्यों की संख्या 443 है निर्वाचित सदस्यों की, और राज्यसभा में है 233 और विधानसभा में है 4120। तो एक कुल 776 केंद्र से और 4120 राज्यों के विधानसभा से चुने जाते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस ना हो इनके मतों में, इसलिए जो केंद्र के मत हैं और जो विधानसभा के मत हैं वो दोनों सेम रहें, इसलिए इसकी मत का मान निकालने के लिए एक फार्मूला है कि विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल विधानसभा की सीटें, तो इससे एक विधायक का मत मूल्य इससे निकल जाता है। इस फार्मूला से उस राज्य की कुल जनसंख्या को और उस राज्य की विधानसभा की सीटों से डिवाइड करके हम वहाँ के विधायक का मत मूल्य निकाल लेते हैं। ऐसे ही लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य बराबर कुल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बटा कुल लोकसभा के सदस्य इनसे डिवाइड करके, अर्थात जितने भी विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य है उसमें से कुल लोकसभा के सदस्यों का 776 से डिवाइड करके हम एक लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाल लेते हैं। और एक चीज़, ये जो कुल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा की सीटों से भाग देके उसमें 1000 से और भाग दिया जाता है, क्योंकि उस सीटों की संख्या कम रहे। तो लगभग इस समय इन सीटों का मत मूल्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को मिलाकर लगभग 10 लाख तक होता है, 10 लाख के बराबर लगभग होता है। और इसमें जो भी सदस्य 50% से अधिक मत पाते हैं उनको 50% +1 मत पाता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। और पदावधि, ये जो राष्ट्रपति की अवधि होती है ये 5 साल होती है, और ये अवधि कब से होती है? जिस समय से उन्होंने शपथ लिया है उस दिन से 5 साल की अवधि होती है राष्ट्रपति महोदय की। या ये नहीं कि जिस दिन से उन्होंने नामांकन किया है या उनके का नाम की उम्मीदवारी हुई उस दिन से नहीं, या जिस दिन वो राष्ट्रपति के जीत गए हैं उस दिन से नहीं, जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया है उस दिन से अवधि उनकी गिनी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कब तक हो सकता है? तो इनका निर्वाचन जितनी बार चाहे जाए उतनी बार हो सकता है। ये हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि कितनी बार एक राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। वो जितनी बार उनको पार्टी
चाहेगी उनको नामांकन करके उनको रख सकती है। इसके बाद योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता है कि वो भारत के नागरिक हों, उनकी उम्र की सीमा 35 वर्ष से अधिक हो और वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बराबर योग्यता रखते हों। ये राष्ट्रपति की योग्यता हो कि वो भारत का नागरिक हो और उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हों। तो इतनी तो योग्यता बहुत से लोगों के पास है देश के, लेकिन इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों में 50 इनके सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 अनुमोदक, तब जाके कोई राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है। तो ये योग्यता है। और शपथ इनको कौन दिलाता है? तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इनको शपथ दिला सकता है। और महाभियोग, और इसके बाद है इनको हटाने की प्रक्रिया। अगर ये संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ये महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है और महाभियोग लाने के 14 दिन पहले उनको राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, और वो बीच में इस्तीफा दे दें तो ठीक है, नहीं तो ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और जिसके द्वारा उनको हटाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, ये आप समझे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।